बाथरूम के अंदर एक औरत अपनी सांस को धीरे रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो सिर्फ आवाजों से समझ आ रहा है, नजर से नहीं। एक छोटी बच्ची उसकी गोद में जोर से चिपकी हुई है और उसके कान दरवाजे के उस पार चल रही हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस पति को देखा था उसकी आवाज पहले घबराहट से भरी, फिर अपने परिवार के लिए मांगी हुई भीख में बदल जाती है, जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी के लिए नेगोशिएट कर रहा हो। और वो औरत अंदर से सब सुन रही है पर कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि दरवाजा उसके लिए प्रोटेक्शन भी है और सजा भी। और फिर अचानक आवाजें बदल जाती हैं, चीजें गिरने की आवाज आती है, स्ट्रगल करने की आवाज आती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि जो आदमी अभी तक जिंदा होने का प्रूफ दे रहा था वो अचानक इतना चुप कैसे हो गया। और उसे कहां पता था जो अभी चल रहा है वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसका सच जानने के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला। पर वो सब जानने से पहले ये लोग हैं कौन जो खतरे में थे? दीक्षित जरीवाला, 23 साल का लड़का जो सूरत में टेक्सटाइल का काम करता है। अब दीक्षित कोई फ्लैशी बिजनेसमैन टाइप शिट लाइफ तो नहीं जी रहा था, बल्कि ऐसा बंदा है जो क्वाइटली अपना काम करता है। पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ बेटा नहीं बल्कि वो इंसान होता है जिसके ऊपर घर का फ्यूचर बिना ज्यादा सोचे रखा जा सकता है। मीन्स दैट ही इज एन आदर्श बालक। अब जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो माँ बाप उसके लिए सेक्स कराने में लग जाते हैं, सॉरी शादी कराने में। दीक्षित के लिए शादी कोई ड्रामेटिक माइलस्टोन नहीं है बल्कि एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है। जैसे पढ़ाई के बाद काम आया था वैसे ही काम के बाद सेटल होना भी आना चाहिए, और इसी माइंडसेट के साथ वो अपनी लाइफ चला रहा होता है। और तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है वेल्से की। अब वेल्सेलीन 20 साल की जवान लड़की है। वो अपनी माँ के साथ रहकर डेली रूटीन फॉलो करती है, घर के काम समझती है और लाइफ को किसी रेबेलियन की लेंस से नहीं देखती बल्कि प्रैक्टिकलिटी के एंगल से देखती है। इसी बीच दोनों फैमिलीज के थ्रू बात आगे बढ़ती है, बैकग्राउंड डिस्कस होता है। दीक्षित और वेल्से पहली बार सामने बैठते हैं तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के। दीक्षित को वेल्से रेकलेस नहीं लगती, मतलब रेबेल किड वाइब्स नहीं आती, और वेल्से को भी दीक्षित कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग नहीं लगता। कभी कभी अरेंज मैरिजेस में शायद इतना ही काफी होता है कि दोनों को लगे कि सामने वाला उन्हें सेफ रखे। यहीं से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और जनवरी 2013 में दोनों की शादी होती है। एक ऐसी शादी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है कि अब लाइफ एक परफेक्ट शेप लेने वाली है, जहां टू बी ऑनेस्ट परफेक्ट होना जरूरी नहीं है पर ऑनेस्ट रहना जरूरी है। शादी के बाद दीक्षित और वेल्से की लाइफ कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं लेती बल्कि एग्जैक्टली वही होती है जो उन दोनों ने इमेजिन की होती है। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना। दीक्षित का फोकस ज्यादातर बिजनेस पर रहता था, टेक्सटाइल के काम उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देते थे, और वेल्से घर और रूटीन को संभालती है। इसी बीच टाइम आगे बढ़ता है और 2014 में जब वेल्से प्रेग्नेंट होती है तो घर का टोन थोड़ा बदल जाता है। अब घर में बच्चा आने वाला है तो माँ बाप तो खुश होंगे ही, आई मीन आपके नहीं, जो आपके माँ बाप है वो तो खुश होंगे ही, आई मीन मेहनत किसी और की, पर पोता आ रहा है। ऑन द अदर हैंड दीक्षित और मैच्योर हो जाता है, फ्यूचर प्लानिंग की शुरुआत में लग जाता है टू गिव बेटर लाइफ टू द किड दैट इज गोइंग टू बी बोर्न। एंड फाइनली उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है फियोना। अब घर में बच्चा आते ही सबकी लाइफस्टाइल उसे बच्चे के हिसाब से चेंज हो जाती है। दीक्षित ऑफिस जाता है पर उसका दिल हमेशा घर पर ही रहता है। वेल्से की लाइफ अपनी बच्ची के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगती है और ग्रैंड पेरेंट्स तो अपनी जान से भी ज्यादा उस बच्ची से प्यार करते हैं। पर ऐसा अक्सर कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है तो किसी ना किसी की तो नजर लगी जाती है। मैं नहीं कहता हूं, आई डोंट बिलीव इन दिस शिट, बट कहावत है, सुन लो यार, कहानी बढ़ानी आगे। जून 2016 में दीक्षित के पेरेंट्स इस टाइम मॉरिशस के लिए निकल चुके होते हैं और घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, दीक्षित, वेल्से और उनकी छोटी सी बेटी फियोना। दादा दादी की ये पहले से ही डिसाइड की हुई ट्रिप होती है जिसके बारे में आसपास के लोगों को भी पता था, और इसी वजह से घर का रूटीन उस दिन थोड़ा अलग होता है। वेल्सेलीन सुबह अपनी बेटी को लेकर मायके जाती है क्योंकि काफी दिनों से पेरेंट्स से मिलना चाह रही होती है, और दीक्षित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है जैसे रोज निकलता है, बिना किसी टेंशन के। दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है जिसमें कोई वार्निंग साइन नहीं होता जो ये बताए कि रात तक सब कुछ उलट पुलट हो जाने वाला था। वेल्से अपने मायके में टाइम स्पेंड करती है, बीच में एक बार वापस घर आती है क्योंकि हाउस हेल्प के आने के टाइम पे उसे देखना पड़ता है, घर अनलॉक करना पड़ता है। कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं दिखता। उसके बाद वो फिर से अपने मायके चली जाती है और रात को जब दीक्षित का काम खत्म हो जाता है तो वो खुद गाड़ी लेके वेल्से और फियोना को लेने जाता है। तीनों साथ में डिनर करते हैं बाहर, और उसके बाद लगभग रात के 11 बजे के आसपास सर्जन सोसाइटी के उस बंगलो में वापस आते हैं। इसी वक्त सोसाइटी के अंदर एक ऑटो रिक्शा का मूवमेंट नोटिस होता है जो नॉर्मली उस वक्त नहीं होता। रिक्शा के अंदर 2 आदमी बैठे होते हैं जो ड्राइवर को रिपीटेडली बोलते रहते हैं कि बस यही घूमते रहो, ड्रॉप पॉइंट क्लियर नहीं बताते।
ड्राइवर को ये बात ऑड लगती है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करता क्योंकि उसने पहले भी ऐसे पैसेंजर्स देखे होते हैं। कुछ ही देर के बाद एक सिल्वर होंडा जैज सोसाइटी के अंदर एंटर करती है और एक बंगलो के पास रुकती है, जहां से एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची उतरते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। मीन्स दीक्षित, वेल्सी और फियोना। घर के अंदर जाते ही वेल्सी फियोना को ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में ले जाती है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और बच्ची को सुलाना होता है। थोड़ी देर बाद दीक्षित को याद आता है कि शायद पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी की लाइट ऑन रह गई है। वो वेल्सी को बोलता है कि बस 2 मिनट में आता हूं और नीचे गैराज की तरफ चला जाता है। वेल्सी ऊपर फियोना को सुलाने में बिजी हो जाती है और टाइम का पता ही नहीं चलता। कुछ मिनट बीत जाते हैं और जब दीक्षित ऊपर वापस नहीं आता तो वेल्सी को पहली बात थोड़ा अजीब लगता है। वो ऊपर से आवाज लगाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो फियोना को बेड पर छोड़कर स्टेयर्स की तरफ जाती है और जैसे ही नीचे का सीन उसकी नजर के सामने आता है उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है क्योंकि दीक्षित नीचे खड़ा होता है लेकिन अकेला नहीं होता। उसके गले पर चाकू लगा होता है और उसके पीछे 2 लोग खड़े होते हैं जिनके चेहरे क्लियरली दिख नहीं रहे होते क्योंकि लाइट कम होती है। वहीं से सिचुएशन कंट्रोल से निकल जाती है। दीक्षित को जबरदस्ती ऊपर बेडरूम में लाया जाता है और वेल्सी को बोला जाता है कि जो कहा जा रहा है वही करो। वेल्सलीन बिना कोई रेजिस्टेंस के अपने पहने हुए सारे गहने दे देती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि किसी को चोट ना लगे। फियोना उस वक्त भी उसके साथ होती है और इसी बीच वेल्सी और बच्ची को जबरदस्ती बाथरूम के अंदर लॉक कर दिया जाता है जबकि दीक्षित बाहर रह जाता है। Which brings us to the intro। बाथरूम के अंदर वेल्सी सिर्फ आवाजों के थ्रू सब कुछ महसूस करती है। वो दीक्षित की आवाज सुनती है जो पहले घबराहट से भरी होती है फिर धीरे धीरे भीख में बदल जाती है। वो सुन पाती है जैसे चीजें इधर उधर गिर रही हैं, जैसे कोई स्ट्रगल हो रहा हो और फिर अचानक वो आवाज भी बंद हो जाती है। एक ऐसी खामोशी आ जाती है जो नॉर्मल नहीं लगती। काफी देर तक जब बाहर से कोई मूवमेंट की आवाज नहीं आती तो वेल्सी और ज्यादा पैनिक में आ जाती है। वो बाथरूम की विंडो तोड़कर बाहर चिल्लाना शुरू करती है हेल्प के लिए। उसकी आवाज नेबर्स तक पहुंच जाती है और लगभग 11:45 के आसपास कुछ लोग घर के अंदर घुसते हैं। बाथरूम का दरवाजा खोला जाता है और जब लोग बेडरूम में जाते हैं तो वहां का सीन देखकर सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि बेड पर खून ही खून होता है और उसके बीच दीक्षित जरीवाला की लाइफलेस बॉडी पड़ी होती है। उस वक्त किसी को यह समझ नहीं आता कि यह सिर्फ एक रॉबरी थी या कुछ और, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि दीक्षित जिंदा नहीं रहा। और इसी मोमेंट पर यह कहानी एक नॉर्मल फैमिली नाइटमेयर से एक मर्डर केस में बदल जाती है। दीक्षित की बॉडी मिलती है, पूरा बंगलो क्राइम सीन बन जाता है। नेबर्स जो अभी तक सिर्फ हेल्प करने के लिए आ रहे थे वो धीरे धीरे साइड हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। थोड़ी देर में लोकल पुलिस टीम सर्जन सोसाइटी पहुंचती है। वेल्सी उस वक्त शॉक में नजर आती है, बार बार फेंट होते हुए। फियोना को नेबर्स संभालते हैं क्योंकि उस मोमेंट पर वो सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक विटनेस भी है जो खुद कुछ समझाने की कंडीशन में नहीं है। पुलिस सबसे पहले ये चीज नोट करती है और वो ये होता है कि घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। मेन डोर इंटैक्ट है, लॉक्स टूटे नहीं हुए हैं। मतलब जो भी लोग आए थे वो आइदर वेट करके आए थे या उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग का आइडिया था। बेडरूम में ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, स्ट्रगल का इंडिकेशन मिलता है, लेकिन घर का बाकी हिस्सा अनयूजुअली क्लीन लगता है, जैसे कोई सिलेक्टिव केओस क्रिएट हुआ हो। रॉबरी के नाम पर सिर्फ वेल्सी के गहने मिसिंग है। दीक्षित की गोल्ड चेन, रिंग, वॉलेट सब इंटैक्ट मिलता है, जो एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर के लिए पहला रेड फ्लैग होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किचन और बेडरूम के ऊपर लाल मिर्ची पाउडर देखती है जो नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सीडेंट जैसा नहीं लगता। मिर्ची पाउडर सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि मल्टीपल स्पॉट्स पर मिलता है, लेकिन दीक्षित के कपड़ों या बॉडी पर इसका कोई क्लियर रेसिड्यू नहीं होता, जो ये सजेस्ट करता है कि मिर्ची पाउडर का यूज प्लांट, लेकिन एग्जीक्यूशन या रिएक्शन एक्सपेक्टेड जैसा नहीं हुआ। इस चीज का तुरंत कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, पर ये डिटेल नोट कर ली जाती है। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज चेक होती है जहां सोसाइटी के अंदर एक ऑटो रिक्शा का मूवमेंट रिपीटेडली दिखाई देता है जो काफी देर तक एक ही एरिया में घूम रहा होता है। रिक्शा का बिहेवियर रैंडम नहीं, किसी स्पेसिफिक गाड़ी का वेट किया जा रहा है ऐसा लगता है। और फिर एग्जैक्टली वही सिल्वर होंडा जैज फुटेज में एंटर करती है जो दीक्षित ड्राइव करता है। टाइमिंग मैच होती है, कार पार्क होती है और रिक्शा उसके पीछे स्लोली फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। पुलिस रिक्शा ड्राइवर को लोकेट करती है। जब उसे पूछा जाता है तो वो क्लियरली बताता है कि उस रात उसके ऑटो में 2 आदमी बैठे थे जो बार बार बोल रहे थे बस घूमते रहो। ड्रॉप लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे ही होंडा जैज दिखाई दी उनमें से एक ने बोला कि उस गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर के लिए ये बिहेवियर अनयूजुअल था, इसीलिए उसे याद रहे। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन को पहली बार 2 अननोन सस्पेक्ट्स का फिजिकल ट्रायल मिलता है। पैरेलल में पुलिस वेल्सी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है जो इमोशनली डिस्टर्ब होने के बावजूद एक एक डिटेल बताती है, लेकिन जब पुलिस टाइमिंग्स को सीसीटीवी से क्रॉस वेरीफाई करती है तो कुछ मिसमैचेस निकल आते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है
कि ये गैप्स छोटे नहीं बल्कि नोटिसेबल गैप्स होते हैं। जैसे जो टाइम वेल्सी बताती है और जो फुटेज दिखाती है उसमें डिफरेंस होता है। और ये मोमेंट होता है जहां पुलिस ऑफिशियली किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती, लेकिन अपने इंटरनल नोट्स में एक चीज लिख लेती है कि ये सिर्फ रैंडम रॉबरी नहीं लग रही। इसी स्टेज पर पुलिस दीक्षित के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है जो मॉरिशस में होते हैं, और जो वेकेशन एक नॉर्मल ब्रेक होना चाहिए था वो एक फोन कॉल के साथ जिंदगी का सबसे बुरा नाइटमेयर बन जाता है। वो तुरंत इंडिया रिटर्न करते हैं और जैसे ही वो बंगलो में एंटर करते हैं उनके लिए क्राइम सीन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होता बल्कि उनके बेटे की आखिरी जगह होती है, जहां से कोई चीज अब उनके लिए पहली जैसी नहीं रह सकती। यहीं पर कहानी एक और डायरेक्शन लेने लगती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि किसने मारा, बल्कि ये भी होता है कि किसने प्लान किया और किसने इसे रॉबरी जैसा दिखाने की कोशिश की। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ नाम क्वाइटली सरफेस होने लगते हैं जो इस घर के बाहर से नहीं बल्कि इस कहानी के अंदर से जुड़े होते हैं। और यहीं पर पुलिस पहली बार वेल्से के पास्ट को सीरियसली देखना शुरू करती है। रिकॉर्ड्स और कॉल डेटा के थ्रू एक नाम रिपीटेडली सरफेस होने लगता है, सुकेटू AKA सनी मोदी, जो कोई रैंडम आउटसाइडर नहीं होता बल्कि वेल्से का मैटरनल कजन होता है। वही सनी जिसके साथ वेल्से के शादी से पहले भी एक रिलेशनशिप रहा होता है जो फैमिली के प्रेशर में खत्म हो गया था और जिसके बाद वेल्से की शादी दीक्षित से करा दी गई थी। शादी के बाद दोनों ने ऑफिशियली डिस्टेंस मेंटेन किया। सनी ने भी शादी कर ली, पर कुछ साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट वापस एस्टैब्लिश हो जाता है और बातें दोबारा शुरू हो जाती हैं। पुलिस जब इस एंगल को दिख करती है तो ये क्लियर होता है कि सिर्फ कैजुअल चैटिंग नहीं थी बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी वापस बिल्ड करने की कोशिश थी। और इसी बीच सनी का ड्राइवर धीरेन्द्र चौहान, धीरू भाई का नाम भी पिक्चर में आता है, सॉरी दूसरे धीरू भाई है, वही नाम जो रिक्शा ड्राइवर ऑलरेडी पुलिस को दे चुका होता है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड सब एक दूसरे से अलाइन होने लगते हैं और साइलेंटली एक ट्रायंगल फॉर्म होने लगता है जहां वेल्से, सनी और धीरेन्द्र एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड दिखते हैं। पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट तब आता है जब दीक्षित की होंडा जैज बंगलो से लगभग 1 किलोमीटर दूर अबैंडन मिलती है और गाड़ी के अंदर वही लाल मिर्च मिलता है जो घर के अंदर भी मिला था। सनी के पोजीशन से वेल्से के गहने रिकवर होते हैं और धीरेन्द्र के पास से दीक्षित का मोबाइल फोन, और ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगते बल्कि एक फेल्ड कवर अप के पीसेस लगते हैं जो एक परफेक्ट क्राइम बनने वाला था पर एग्जीक्यूशन में क्रैक्स छोड़ गया। इन अदर वर्ड्स, सोचा अच्छा था, करते वक्त और इसी बेसिस पर पहली बार ऑफिशियली 3 नाम एक ही फाइल में लिखे जाते हैं, वेल्सी जरीवाला, सनी मोदी और धीरेन्द्र चौहान। और पुलिस के लिए ये सिर्फ सस्पेक्ट्स नहीं होते बल्कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहां हर एक लाइन एक दूसरी लाइन को जस्टिफाई करते हुए नजर आती है। चार्जशीट फाइल होती है और उसमें नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि दीक्षित सिर्फ एक हस्बैंड नहीं बल्कि एक ऑब्स्टिकल बन चुका था, एक ऐसा आदमी जो जिंदा रहते हुए 2 लोगों के फ्यूचर प्लान्स के बीच खड़ा था। और इसी वजह से रॉबरी का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया ताकि जो मर्डर है वो एक रैंडम क्राइम नहीं। मिर्ची पाउडर इसीलिए लाया जाता है ताकि रेजिस्टेंस डिसेबल किया जा सके बिना किसी लाउड वायलेंस के। आई मीन इन द रेयर केस कि अगर दीक्षित अपने आप से पार्किंग में नहीं जाता तब भी एक रीजन मिलता उनको उसके शांत करने के लिए। और बाथरूम का दरवाजा इसीलिए लॉक किया जाता है क्योंकि एक आई विटनेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है बिना फिजिकली हार्म किए। एक कैलकुलेटेड डिसीजन जिसमें इमोशन से ज्यादा लॉजिस्टिक्स का रोल होता है। पर जैसे ही केस कोर्ट के अंदर एंटर करता है वही कहानी जो बाहर इतनी स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल लग रही होती है धीरे धीरे उतनी ही फ्रेजाइल दिखने लगती है। ट्रायल के दौरान की विटनेसेस अपनी पहली स्टेटमेंट से पीछे हटने लगते हैं। रिक्शा ड्राइवर जो इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन होता है वो अपनी सर्टेनिटी सॉफ्ट कर देता है। पहले जो चेहरे याद थे वो अब शायद कोई और हो सकता है में बदल जाते हैं। और प्रोसिक्यूशन का जो नैरेटिव एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच छोटी छोटी क्रैक्स दिखाने लगता है। इतनी क्रैक्स की फाइनली कोर्ट के लिए डाउट रीजनेबल बन जाता है और फिर वो दिन आता है जब जजमेंट सुनाया जाता है। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच और तीनों एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर एक्विट कर दिया जाता है। टेक्निकली केस खत्म हो जाता है, लीगली फाइल बंद हो जाती है, पर इमोशनली किसी के लिए भी कुछ बंद नहीं होता है। आज सनी मोदी और धीरेन्द्र चौहान आजाद जिंदगी जी रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, वेल्सी भी लीगली फ्री है। पर इस कहानी के सबसे बड़े विक्टिम्स फियोना और दीक्षित के पेरेंट्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अपनी पूरी जिंदगी अपने फादर और बेटे के बिना जीते हैं। जबकि दीक्षित के पेरेंट्स के लिए ये केस सिर्फ एक लीगल लॉस नहीं होता है बल्कि एक ऐसा अनआंसर्ड क्वेश्चन बन जाता है जो हर साल, हर फेस्टिवल, हर फंक्शन के साथ वापस आ जाता है। और यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती बल्कि बस रुक जाती है, क्योंकि सवाल अब ये नहीं रह जाता कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। सवाल ये बन जाता है कि क्या प्लानिंग के साथ किया गया क्राइम हमेशा प्रूफ के साथ पकड़ा जाता है।
इसीलिए किसी ने सच कहा है, 7 जन्म की कस्में 1 जन्म भी नहीं टिकती आजकल, 2 जिस्म 1 जान की सांसें किसी और की हो जाती हैं आजकल। 7 जन्म की कस्में 1 जन्म भी नहीं टिकती आजकल, 2 जिस्म 1 जान की सांसें किसी और की हो जाती हैं आजकल। प्यार इस जमाने का असल है या फर्जी किसे पता, बस झूठी मोहब्बत में गुमराहों की लाश नजर आती है आजकल। तो ये था हमारा आज का इन्वेस्टिगेटिव केस। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में, इस पूरे केस के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ एयरफैन। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू यू, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। हम अभी स्पॉटिफाई पे भी जल्द आने वाले हैं, तो प्लीज कीप आ लुक आउट, देखते रहो। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सेफ रहो और दुनिया को भी सेफ रहने दो। बाय बाय।